नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा पॉलिटिकल शो रणक्षेत्र। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज हम जो खबर आपको दिखाने वाले हैं, यह खबर आपको दिल और दिमाग को झकझोर के रख सकती है। लखनऊ में क्योंकि एक ऐसा खौफनाक मामला लखनऊ से सामने आया है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है, और इसने इस्लामी कट्टरपंथ और इंसानियत के लिए भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अरशद नाम के एक मुस्लिम युवक ने अपनी मां और 4 मासूम बहनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अरशद ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे आखिर क्या वजह रही, इसके सब कुछ पीछे की जो कहानी है, यह साजिश किसने रची, परिवार की सभी महिलाओं की निर्मम हत्या करने वाला अरशद इस कदम को उठाने पर आखिर क्यों मजबूर हुआ, तमाम ऐसे जो सवाल हैं वो आपके मन मस्तिष्क में उठ रहे होंगे। सब कुछ आज जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, और रिपोर्ट के बाद इनसाइड स्टोरी भी आपको दिखाने वाले हैं। पंथी सोच का शिकार हुआ ये अरशद आखिर समझ नहीं पाया कि उसने क्या कर दिया। झूठे मजहब की दलदल में फंसे अरशद के पास क्या कोई और रास्ता नहीं बचा था? ये परिवार जो अपने लिए नई जिंदगी चुनना चाहता था, ये महिलाएं जो सनातन को मानती थीं और अपनाना चाहती थीं, लेकिन अब खामोश हो गई। इनका गुनाह यह था कि इन्होंने इस्लामी कट्टरपंथ के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया था। दरअसल लखनऊ में एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया जिसने इस्लामी कट्टरपंथ और इंसानियत के सबसे बड़े सवाल अब उस पर खड़े कर दिए हैं। असद ने अपनी मां और 4 मासूम बहनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये परिवार, ये महिलाएं हिंदू धर्म अपनाना चाहती थी और इस कट्टर मानसिकता के खिलाफ आवाज उठा रही थी। लेकिन क्या ये उस मजहबी कट्टरता का असली चेहरा है जो विरोध करने वालों को कुचल देता है? मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। यहाँ होटल में अरशद ने अपने परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अरशद ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की अब जाँच कर रही है। आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। जैसी भी आगे सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराएगा। इस्लामी कट्टरता का ये कैसा चेहरा है जहाँ अपने ही खून के रिश्तों को मिटा दिया गया है। ये महिलाएं अपनी आजादी के लिए हिंदू धर्म अपनाना चाहती थी, लेकिन जिहादियों ने सिर्फ उनकी आवाज को दबाने के लिए उन्हें मौत की सजा दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इस रिपोर्ट में आपने देखा कि अभी तक क्या क्या हुआ है, लेकिन ये भी आपको हम दिखाने वाले हैं कि अब तक ये क्यों हुआ, इसके पीछे की क्या वजह रही। फिलहाल पुलिस ने अरशद को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हम आपको अब खबर के पीछे की इनसाइड स्टोरी दिखाने वाले हैं, क्योंकि सुदर्शन न्यूज के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो मौजूद है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि अरशद ने आखिर ऐसा क्यों किया। उसी की जुबानी और उसका एक वायरल वीडियो आपको दिखाने वाले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सब ने, पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग जुल्म कर, हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है। मकान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कैसे कैसे गैर कानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं।
हमने बहुत इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। तो आपने देखा कि किस तरह से अरशद जो है पूरे मामले को लेकर जानकारी दे रहा है। कुछ और उसी की वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें कुछ और आप तथ्य देखेंगे और जानेंगे और इस केस के बारे में कुछ और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है, और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अजहर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं, और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूजा हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचा कर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ के नस काट के मारना पड़ा। साइड स्टोरी वाले वीडियोस हैं जिसमें ये अरशद खुद एक खुलासे कर रहा है, जिसमें वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों की तारीफ करता है और कहता है कि हम हिंदू धर्म में परिवर्तित होना चाहते थे, यानी घर वापसी करना चाहते थे। उसी से परेशान होकर मोहल्ले वालों ने, बस्ती वालों ने, और वो नाम भी ले रहा है कि किस तरह से उसको परेशान किया गया। एक वीडियो और आपको दिखाते हैं और उसके बाद डिबेट की तरफ आगे चलेंगे। बहुत बड़े झूठे लोग हैं हम लोग, बदायूं के रहने वाले। हमारी ताई के पास सन 47 तक का प्रूफ मिल जाएगा आपको। ये हमें झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, हम पर तरह तरह की बातें करते हैं कि हम लोग बांग्लादेशी हैं। हमारा पूरा प्रूफ जो है पूरा ख़ानदान का, हमारे परदादा तक का प्रूफ आपको मिल जाएगा। बदायूं में ताई रहती है हमारे, उनके पास। हम लोग बस्ती वालों से तंग आकर धर्म परिवर्तन करना चाहते थे ताकि हमें चैन से जीने दें। मंदिर बनाएं, पूजा करते हैं, हम सब करते हैं। हमने सब बहुत लोगों से मदद मांगी इसके खातिर, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। आज आप देख रहे हैं मेरी सारी बहनें मर रही हैं और थोड़ी देर में मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी परिवार को ऐसा दोबारा ना करना पड़े, इसलिए कहूँ मोदी जी, योगी जी, आपसे सिर्फ विनती यही है कि हर मुसलमान एक सा नहीं होता आप जो सोचते हो। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमें जीते जी तब इंसाफ ना, मेरा मरने के बाद इंसाफ दे दीजिए। बहुत से नेताओं से पूछ रखते हैं, पुलिस वालों से पूछ रखते हैं। हमारा आधा प्लॉट तो छीन लिया, आधा भी छीनना चाहते थे। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आप सच्चे हिंदू हो, सच्चे ठाकुर हो, तो हम भी हिंदू परिवर्तन करना चाहते थे। उस घर के अंदर सिर्फ उसी मंदिर बनना चाहिए, और जितना भी हमारे घर का सामान है जो हमारी बहनों ने बहुत प्यार से सींचा था, सजाया था, जो आज मर गई बेचारी, उस सामान को किसी अनाथ आश्रम में दे देना ताकि हमारी रूह को खुशी मिले। अब ये अपने हाथ से मैंने मारा है इन्हें, अपने बाप के साथ मिलकर क्या करूं? हैं? इनको बिकता हुआ देखूं हैदराबाद में। अब आप लोग कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हैं? ये ऐसे मुसलमान जिस तरह के मुसलमान रहते हैं, ये साले पता नहीं कहाँ के आके हिंदुस्तान में बस गए हैं। कोई अपनी बेटी पढ़ा सकता है, बचा सकता है? हैं? बेचारियों की मैंने कितने गरीब लोगों ने बेटियाँ उठा के हैदराबाद में भेज दी, बेचारी मर रही होंगी या तड़प रही होंगी। हम वो चीज़ नहीं चाहते थे, मजबूर है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जहां इस वीडियो को सोचने पे मजबूर भी कर रहा है, तो कुछ लोगों को एक्सपोज्ड भी कर रहा है। वो लोग जो किस तरह से बहन बेटियों को बेचने का काम करते हैं, उसका भी अरशद ने आरोप लगाया। किस तरह से पूरी प्रक्रिया चलती है धर्मांतरण के खिलाफ काम करने की, वो भी उसने दिखाया। और उसने एक गुहार भी लगाई सरकार से कि ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अनिल झा साहब जुड़ रहे हैं नेता समाजवादी पार्टी से, अविरल मलिक साहब जुड़ रहे हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, रमजान चौधरी साहब मुस्लिम स्कॉलर जुड़ रहे हैं, एचएस रावत साहब जुड़ेंगे हिंदू धर्मगुरु, शशिकांत शर्मा जी प्रवक्ता बजरंग दल से मेरे साथ जुड़ेंगे, और अभिषेक सिंह मेरे सहयोगी संवाददाता जो हैं वो भी जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रमजान चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं और आप ही के साथ करना चाहता हूं कि ये जो वीडियो आया है ये दिल को दहलाने वाला वीडियो है। अपनी मां के साथ बहनों की हत्या कर देना, और सिर्फ इसलिए, कसूर सिर्फ इतना सा था कि वो महिलाएं हिंदू धर्म में आना चाहती थी। इससे कुछ लोग परेशान हो गए जो मठाधीश बनकर बैठे हैं, और सबकी पोल खोल के रख दिया आज उसने। मलिक साहब, रमजान चौधरी जी।
देखिए, जो उसने अपनी कहानी बताई है, हम्म। दुख तो झलकता है उसमें, सच्चाई भी लगती है। ऐसा नहीं कि वो कोई ड्रामा कर रहा था, लेकिन ये भी इसका अंत नहीं है। हम्म। हमारे यहाँ बहुत मजबूत शासक बैठा है, हम्म। हिंदुस्तान के उस गद्दी पर भी और उत्तर प्रदेश पर भी। हम्म। इन सब जो उन्होंने किया, मारना या कत्ल करना, उनका करना, हम्म। ठीक है, उनके साथ जुल्म जाती होती, लेकिन ऐसा कोई रास्ता जो उन्होंने चुना है वो भी रास्ता सही नहीं है। वहां दरखास्त देते, पुलिस प्रशासन है, कानून है, हमारी व्यवस्था है, व्यवस्थाएं हैं, उन सबको अगर वो अवेल करते तो ज्यादा अच्छा लगता, उनको कानून के फंदे तक पहुंचाते, और अभी पहुंचेंगे या जो भी रहेगी बात। लेकिन जो रास्ता उन्होंने चुना है कि अपनी माँ को और बहन को मार दिया, या जो भी कुछ उन्होंने किया, वो भी गलत रास्ता है, और जिन्होंने उनको यहां तक पहुंचाने के लिए मजबूर किया वो भी गलत रास्ता है। मैं दोनों की निंदा करता हूं, मैं सपोर्ट किसी को नहीं करता, क्योंकि हमारे देश में कानून का राज है और कानून का ही राज चलेगा। ठीक है, इस तरह कोई मलिक साहब, क्यों किया गया, किस तरह से किया गया, जो एक्सपोज आज अरशद ने किया उस पर हम चलेंगे, लेकिन सिर्फ बात इतनी सी है कि इस तरह से अगर कोई बेटा अपनी मां और बहनों की हत्या करने पर मजबूर हो जाए, जो कि कतई सही नहीं है, हत्या नहीं करनी चाहिए थी, अपराध नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसकी पीछे की वजह को अगर हम समझें, पहला रिएक्शन आपका इस वीडियो को देखने के बाद। जी नहीं, देखिए, जहां तक ये घटना का विषय है तो निश्चित रूप से घटना बहुत दुखद है, निंदनीय है। और जिस प्रकार से रमजान चौधरी साहब बोल रहे थे, तो इन्हें क्लियर करना चाहिए, इस विषय पर भी इन्हें बोलना चाहिए। जिस प्रकार से ये घटना घटित हुई, इसके पीछे की क्या कहानी है जो उसके द्वारा, उस लड़के के द्वारा बयां की जा रही है, उस विषय को भी इन्हें देखना चाहिए। और जो लोग उसे प्रताड़ित कर रहे थे, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उस विषय पर भी बोलना अत्यंत आवश्यक है। और जहां तक विषय है जिहादियों का, आतंकवादियों का और कट्टरपंथियों का, तो इस विषय को सुदर्शन न्यूज टेलीविजन के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट मैं आपके करोड़ों दर्शकों को करना चाहूंगा। किसी भी प्रकार से जिहादियों को, आतंकवादियों को और उसके साथ साथ कट्टरपंथियों को किसी प्रकार से टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जिहादियों को निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए और जिहादियों को कड़ी से कड़ी सजा निश्चित रूप से दी जाएगी। जो लोग एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कानून को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, जो लोग कानून को नहीं मान रहे हैं, कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी चाहिए, और जो इस पूरी स्ट्रेटेजी के साथ इस काम को कर रहे हैं, जो पूरा गिरोह चला रहे हैं, जिनने उस परिवार को ना सिर्फ जीने पे मजबूर कर दिया, मरने पे मजबूर कर दिया, बल्कि उनकी जमीन को तक हड़प लिया है। आगे बढ़ूंगा, तमाम हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। एचएस रावत साहब, इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे? वो परिवार, वो महिलाएं आजादी चाहती थी, वो हिंदू धर्म को अपनाना चाहती थी, लेकिन कुछ इन धर्म के ठेकेदारों ने इस तरह मजबूत कर दिया, उनको मजबूर कर दिया कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रावत साहब, मैंने देखा है जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जैसे संस्कार आप बचपन में दोगे ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर इस प्रकार की एजुकेशन आपको, अगर कट्टरपंथ की एजुकेशन, अगर जिहादी पने की एजुकेशन आपको मदरसों में दी जाएगी, अगर आप किसी एक धर्म के प्रति घृणा सिखाओगे, तो निश्चित तौर पे आगे चल के वही कांटे तैयार होते हैं, वहां उसी प्रकार के फल लगते हैं। और उसी मानसिकता, उसी जिहादपन की क्रूरता की यह हद पार की गई है, यानी जघन्यता। यानी आप बचपन से ही अगर बच्चों को ये दिखा दोगे, देखिए खून कैसे होता है, गर्दन कैसे काटी जाती है, हलाल कैसे किया जाता है, झटका कैसे किया जाता है, यानी वो तो उस खून में, उसमें निर्दयता आ जाती है, या आदमी में दया भाव तो रहता ही नहीं है। और जब दया भाव नहीं रहेगा, तो जब भी क्रोध आएगा तो आदमी इस प्रकार के स्टेप लेगा ही लेगा कहीं ना कहीं। तो यही उसका परिणाम है, जैसा आप सिखाओगे बचपन में, वही सब चीजें हो रही हैं। पूरे इंडिया के साथ साथ आप देखिए क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे को मौत के घाट उतार रहे हैं, शिया सुन्नियों के मौत के घाट उतार रहे हैं, अहमदियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं देखिए, शांति और दया भाव की तो बात ही कहीं कोई नहीं करता है कि कहीं शांति होनी चाहिए, दया भाव होना चाहिए। तो इन्होंने जो, अरशद ने जो किया है ना, ये जघन्य पाप, जघन्य हत्याकांड किया है। ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं तुरंत फांसी की सजा देनी चाहिए। अनिल झा साहब, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस वीडियो को देखने के बाद, इस परिवार की जिस तरह से हत्या की गई और उनको जो मजबूर किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, हत्या कोई भी हो,
हत्या हत्या होता है उसको, उसके बारे में बस एक ही ओपिनियन किसी का भी होता है, हिंदुस्तान नहीं दुनिया के किसी भी इंसानियत को जानने वाले मानने वाले जो भी कोई भी होगा, उसका एक ही नजरिया होगा कि हत्या हत्या है। और वो इस तरह की वारदात किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे किसी भी जात धर्म से जुड़े हुए लोग हों। और जो इस तरह के लोग कुकृत्य करते हैं उनको, उनके लिए हमारे देश में पूरे विश्व में कानून बना हुआ है। उनके साथ कानून के साथ जो कानून के हिसाब से उनको जो है सजा भी देनी चाहिए, तुरंत सजा देनी चाहिए। और ऐसा मिसाल पेश करना चाहिए सरकार को जिससे आने वाले समय में कोई कुकृत्य क्यों करने में बार बार सोचना पड़े। ठीक है रमजान चौधरी साहब, हमने ओपनिंग कमेंट लिए, हमने ये समझे कि हत्या खराब है, लेकिन हत्या की तह तक पहुंचना पड़ेगा। अगर वो आज मजबूर हुआ है और कम से कम 12 से 15 मिनट की वीडियो में उसने ये जिक्र किया है कि उस घर में रहने पर उसको घर से बाहर जाने की, घर को हड़पने की, धमकी देने की, बहन बेटियों को मारने की, उनको बेचने की धमकियां दी जा रही थी, तो फिर तो ये मॉड्यूल नजर आता है। अगर पूरी इस पर केस स्टडी हम करें कि एक मॉड्यूल है जो धर्म परिवर्तन करने वाले या धर्म को नहीं मानने वाले या साइलेंट रहने वाले लोगों को परेशान किया जाता है, इस मॉड्यूल पर क्या कहेंगे आप? विकास जी, ये घटना सामने आई है, बहुत मजबूत सरकार है उत्तर प्रदेश में, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर ये मॉड्यूल है तो साजिश की भी का खुलासा होगा और इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का मॉड्यूल हिंदुस्तान में रमजान चौधरी साहब, सारी गेंद अगर हम प्रशासन के पाले में डाल देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। मैं क्या आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या इस तरह की चीजें होती हैं जिस तरह से उसने बताया है, और बताया है तो होती होंगी। प्रशासन तो अब कार्रवाई करेगा, एसपी, डीएसपी और वहां के तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने बयान दे दिया है कि हर एंगल पे जांच होगी, लेकिन अब हम पूरी आशंकाओं पर बात कर रहे हैं। मेरा 30 साल का एडवोकेसी का तजुर्बा है, झूठे सच्चे केस आते हैं, लेकिन आखिर में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट में जो फैसला आता है वो नेचुरल है, उसमें बहुत सारे ऊंच नीच होते हैं, बहुत सारे झोल होते हैं। इनिशियल स्टेज पर मैं ये बात तय कर दूं कि ये सब कुछ जो इन्होंने कहा है वो कुछ सब कुछ सच है, तो वही 30 साल का अनुभव अभी इस केस में क्या झोल दिखा रहा है? देखिए, अभी इनिशियल स्टेज पे ये वीडियो आया है, हो सकता है ये जो जिन्होंने कत्ल किया है, क्या ऐसी मानसिकता को ही हम सही मान लें, जिन्होंने अपनी माँ और बहनों का कत्ल कर दिया। ठीक है, हमारे देश में कानून का राज है, उनको उन सभी संस्थाओं को अप्रोच करना चाहिए था जहां उनको इंसाफ मिल सकता था। ये कौन सा तरीका इन्होंने एक माँ को, हो सकता है वो सब निर्दोष माओं को और बहनों को इन्होंने जो है मौत के घाट पर उतार दिया, ये कौन सा तरीका है इसका? मैं तो इसको गलत मानता हूं। कानून देखेगा, इसकी सजा होगी, या जिन्होंने इनको मजबूर किया है उनको सजा होगी, उनको भी होगी, इनको भी होगी। और अगर एचएस रावत साहब, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से जिस तरह उसने बताया कि पूरा एक मॉड्यूल है, बस्ती के लोग परेशान करते हैं, धमकियां देते हैं कि अगर सोचा घर वापसी का, सोचा धर्म परिवर्तन का, तो यही हश्र होगा जो आज हुआ है? क्या आप मानते हैं ये मॉड्यूल चल रहा है वाकई? बिल्कुल चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार रमजान चौधरी साहब मानने को तैयार नहीं है, पर नहीं, सर तन से जुदा के जिस प्रकार से मूवमेंट चल रही है, उस मूवमेंट का हिस्सा कन्हैया लाल दर्जी बनाता उदयपुर के अंदर एक दहशत फैला दी, एक माहौल ऐसा तैयार कर दिया, वहां पर कोई अब दोबारा से कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होगा। इसी प्रकार की दहशत अब उन बहन बेटियों के अंदर फैला दी गई है कि कोई भी बहन बेटी मंदिर में जाकर के पूजा पाठ अर्चना करने की कोशिश ही नहीं करेगी। इतनी दहशत फैला दो, इतना कांड कर दो, जघन्य से जघन्य कांड कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, 35-35, 40-40 टुकड़े करके फ्रिज में रख दो। इस प्रकार की जब मानसिकता पैदा कर दी जाती है तो सामने वालों में खौफ आता है। आतंकवादियों से लोग डरते क्यों हैं? क्यों वो इतने निकृष्ट और इतने जघन्य पापी होते हैं कि वो किस प्रकार से लोगों की हत्याएं करते हैं, बेरहम होते हैं, और लोग फिर उनसे डरने शुरू हो जाते हैं। तो वही एक मॉड्यूल तैयार किया गया है कि अगर किसी ने भी घर वापसी की कोशिश करी या किसी ने पूजा पाठ करने की कोशिश करी, तो ऐसे जो दरिंदे हैं वो आगे निकल करके आएंगे और आकर के इस प्रकार की हत्याएं करेंगे, दहशत फैलाएंगे, जिससे आगे लोगों में दहशत फैल जाएगी और कोई दोबारा से इस प्रकार की कोई आगे इस प्रकार का एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होगा, या उस प्रकार से कन्वर्ट करने की या मंदिर जाने की कोशिश ही नहीं कर पाएगा। तो क्या ये एक मैसेज देने की कोशिश है? मानते हैं रावत साहब, आप जिस तरह से आप या तमाम संगठन जो हैं वो घर वापसी अभियान चला रहे हैं,
क्या उनको एक मैसेज देने की कोशिश है कि अगर आप घर वापसी अभियान चलाएंगे तो हश्र यही होगा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है विकास जी। आप जब प्यार से बात नहीं बनती है तो इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं, और पहले भी इस तरह की इस देश के अंदर स्थिति हुई है। अब चौधरी साहब हैं, रमजान चौधरी साहब, अब ये चौधरी लगा रहे हैं तो चौधरी हैं ना पहले, कहीं ना कहीं खानदान कहीं ना कहीं उस जाट वंशों से इनका जुड़ा हुआ है, तो लगा हुआ है चौधरी आज भी। तो अब ये चौधरी हैं तो चौधरी वंश में थोड़ी शादी कर सकते हैं कहीं। आज भी वो हिंदू धर्म के जो नियम है उनको फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने पूजा पाठ की पद्धति तो बदली है, उन्होंने नमाज अदा करनी तो शुरू की है, और तो कुछ की नहीं है, मस्जिद में जाना शुरू किया। बाकी तो उनके संस्कार हैं वो तो हैं ही। अब उनको मेंटेन करने के लिए अरशद जैसे बहसी लोगों को इनके ब्रेन को वाश किया गया है, इनके दिमाग को कहीं ना कहीं इस प्रकार से ठोस बना दिया गया है, जिस प्रकार से बिन लादेन ने 16-17 जो पायलट थे उनको मजबूर कर दिया कि जहाजों को टकराने के लिए। तो इस प्रकार से जिहादी मानसिकता पैदा की जाती है, उनके दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता है, तब वो इस प्रकार के एक्शन लेते हैं। नहीं तो जिस माँ ने इनको दूध पिलाया, जिस माँ ने इनकी लैट्रिन पॉटी को साफ किया, जिस माँ ने इनकी भूख को मिटाया, और उसी के लिए दरिंदगी पैदा कर देते हैं। इस प्रकार से इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है? जब इनके दिमाग को इतना पैदल बनाया जाता तब जाकर के इस प्रकार की हत्या कोई आदमी करता है। 4 बहनें जो इनके साथ खेली होंगी, ममता भरी रही होगी, अपने भाई को कितना मानती होंगी, उनको इस प्रकार से गर्दन रेत देना, ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ा जघन्य पाप है। शशिकांत शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बजरंग दल से नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं। शशिकांत जी, ये जो पूरा केस सामने आया है, इसके बाद वो परिवार खुद ये कह रहा है और अशरद खुद ये कह रहा था कि हमारी चारों बहनें, माँ हमारी जो हैं वो हिंदू धर्म में आना चाहती थी क्योंकि उनको लगातार प्रताड़ित किया गया। अब ऐसे में आप लोग घर वापसी अभियान चला रहे हैं, तो ऐसे में तो फिर आप लोगों के लिए चेतावनी के तौर पर है ये कि अगर आप ऐसे घर वापसी का सोचेंगे तो हश्र ही होगा जो आज हुआ है। नहीं, ये बड़ा बहुत चिंता की बात है कि मेरा भाई अगर मेरे घर में वापस आ रहा था तो वो डर इतना गया, माहौल ने उस अगल बगल के माहौल ने इतना डरा दिया कि वो इतना बड़ा कदम उठाया, एक माँ की हत्या की, कत्ल की। इस तरह अगर आपको मेरे घर में मुझे वापस आना है, घर वापसी करना है, तो आप बजरंग दल से जाके जुड़िए, उनसे बात कीजिए, हम आपकी पूरी सुरक्षा देंगे। कोई राजनेता आपकी सुरक्षा देता नहीं देता, कौन क्या देता नहीं देता। बजरंग दल इसीलिए है कि घर वापसी के लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद, जो इस तरह के जिहाद का काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बजरंग दल खड़ा है। हम कानून को हाथ में नहीं लेते, किंतु अपने बहन भाइयों को अपने घर में वापस लाने के लिए हम लोग किसी भी कीमत पे तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार है। अगर मेरा भाई मेरे घर में वापस आता है, मुझे अफसोस है कि अगर कोई परिवार घर वापसी करना चाहता है तो इसका बहुत व्यक्तिगत उसका मसला है भाई। वो परिवार के 5 लोग हैं और पांचों चाहते हैं कि वो हिंदू धर्म में आना चाहते हैं। इससे उन कौन से सो कॉल्ड समाज के ठेकेदारों को दिक्कत पैदा हो गई कि जिन्होंने उनको जीने पर, मतलब मरने पर मजबूर कर दिया। वो लखनऊ पहुंचे थे, उनकी बुआ के घर गए थे, पिछले कई दिनों से फुटपाथ पर जो जगह है उस पर कब्जा कर लिया। ऐसे कौन लोग हैं जो इतना इनसिक्योर हो गए कि जिंदगी और मौत पर बात आ गई है? राकेश जी, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं ना कि आपको कम से कम आपके राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर भरोसा रखना चाहिए था। इस तरीके की ठीक है शशिकांत जी, लौटूंगा, राकेश भाई को बोलने दीजिए। मेरी जो संवेदना है उस परिवार के साथ है, प्लस मैं तो ये मानता हूं कि इस तरीके के जिस व्यक्ति ने अपनी माँ को, अपनी 4 बहनों को जिस तरीके से राकेश भाई, नेटवर्क आपका प्रॉब्लम कर रहा है, आपके पास लौटूंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न किया है, तो मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा इसमें कि इसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। भाई जो भी आरोपी हैं, जिन्होंने भी ये घटना को अंजाम दिया गया है, जो भी उन्हें प्रताड़ित करते थे, उन लोगों को के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी थोड़ी रोक रही है इसमें। भाई जो घटना अंजाम हुई है, उस घटना के अंजाम के पीछे जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, और भारत के संविधान के अनुसार उन्हें जो भी सजा दी जाए उसमें समाजवादी कोई रोक नहीं सकती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो मैं भी नहीं कह रहा हूं कि कोई हस्तक्षेप है, पर आप प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल हैं, इस लिहाज से मैंने आपको आज आमंत्रित किया है कि इस पर तमाम दलों की बातचीत हो पाए और एक
बेहतर बातचीत हो पाए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। अबीरल मलिक साहब, अगर वो वीडियो में अरशद रद ये कह रहा है कि वो कम से कम 25 से 30 दिन से परेशान है, तमाम लोगों के पास गया, उसकी बातचीत नहीं सुनी गई, तो फेल्योर तो पुलिस का भी है। नहीं, यही मैं, मेरी बात पूरी मलिक साहब, पुलिस के फेल्योर की, और जहां तक विषय है लॉ एंड ऑर्डर का, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, मजबूत है। लेकिन अगर किसी भी स्तर पर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी पर्टिकुलर थाने के भीतर कोई भी त्रुटि रहती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व वाली सरकार उसमें उस त्रुटि को सुधारने का कार्य करती है और एकदम कार्रवाई निश्चित रूप से की जाती है, इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां तक विषय है समाजवादी पार्टी का, ये प्रवक्ता के नाते इस पैनल में मौजूद को अपना स्टैंड क्लियर नहीं करना चाहते हैं, तो आखिर क्या समस्या है इनके साथ? ये घर वापसी पर अपना विषय क्यों नहीं रख रहे हैं? इन्हें अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए घर वापसी के विषय पर। आपका कानून कहाँ चला जाता है अमल जी, ये तो बताइए। आपके कोतवाल कहाँ चले जाते हैं, आपके इंस्पेक्टर कहाँ चले जाते हैं, आपके एलआईओ कहाँ चले जाता है, आपका इंटेलिजेंस कहाँ चला जाता है? बहराइच में घटना हो जाती है, संभल में घटना हो जाती है, आपके सारी एलआईओ, आपके इंटेलिजेंस कहाँ चले जाते हैं? आपकी सरकारी मिशनरीज, आपका शासन प्रशासन कहाँ चला जाता है, कहाँ सो जाता है? हमारी सरकार करती है, आपकी सरकार के महीना हो गया, एक महीना हो गया, एक महीने से व्यक्ति को न्याय नहीं मिला। ये सोचिए, इस पर भी आप बोलिए ना, एक महीने से उस व्यक्ति को न्याय क्यों नहीं मिला? अरे भैया, एक महीने से उस व्यक्ति को क्यों न्याय नहीं मिला? थाना कचहरी भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। थाना जो है, थाना कचहरी, कोर्ट कचहरी भ्रष्टाचार के बहुत बड़े अड्डे बन गए। आज ही अखबार में निकला है, 40 लाख दो सीएमओ बनो। हुआ करते थे, माताएं बहनें असुरक्षित थी, और जब एंटी आपको सबसे पहले ठीक है, टॉपिक से हम डाइवर्ट नहीं होंगे, आप दोनों के पास लौटूंगा। अनिल झा साहब, सवाल इतना सा है कि अगर वो कह रहा है कि कोई मॉड्यूल चलाया जा रहा है और बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है, और उस मॉड्यूल तक, उस गिरोह तक अगर ये आवाज पहुंचती है कि कोई धर्म परिवर्तन की सोच रहा है या अपने धर्म में खुश नहीं है, तो पूरा मॉड्यूल जो है एक्टिव हो जाता है, उसके इसी बयान पे किस तरह से सोचते हैं झा साहब? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर किसी को भी किसी धर्म को अपनाना है, किसी धर्म में परिवर्तन करना है या घर वापसी करना है, इसमें किसी ने किसी को रोका नहीं है। ना आपको किसी ने रोका, ना मुझे किसी ने रोका, ना उन भाई साहब को किसी ने रोका था। अब सवाल है कि जो वो कह रहे हैं कि उनको बस्ती वाले ने रोका, उनके ऊपर दबाव था। नहीं, रोका तो है ही ना झा साहब। राजस्थान में कन्हैया की जैसे ही बात पता चली तो चाकू गोद कर मार दिया ना। यही तो डर फैलाने की बात है और यही मैसेज यहां देने की कोशिश है। आपके उसी बात की जवाब दे रहा हूं, सुनिए तो, उसी बात की जवाब दे रहा हूं। बोलिए भाई। उनको अरशद भाई को पता है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी हिंदुत्व के कट्टर, उनके सरकार है। एक बार चले गए होते, किसकी हिम्मत थी कि उनको जो है प्रताड़ित करता है? उनको कौन प्रताड़ित करता? मलिक साहब लोग जैसे लोग बैठे हैं, बजरंग दल के भाई हमारे बैठे हैं, ये लोग बाबा साहब बैठे हैं। इन लोगों की कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में कमी रह गई है, जो ये लोग घर वापसी नहीं करा पा रहे हैं। इनको कमर कसनी चाहिए और थोड़ा सा बाकी हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ के धर्म वापसी पे फिर से इन लोगों को राजनीति कमर कस के प्रचार प्रसार करना चाहिए, खास करके मुस्लिम बस्तियों में जाके। तो गलती तो चलिए, लौट रहा हूं सभी के पास। शशिकांत जी आपके पास भी आ रहा हूं और एच.एस. रावत साहब आपके पास भी आ रहा हूं। बहुत चर्चा की, एक बार फिर शुरुआत करेंगे। शशिकांत जी आपके पास आ रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात भी रखिए, और साथ में इस मॉड्यूल पर ये जो काम कर रहा है और जिस तरह से ये चेतावनियां दी जा रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? मैं थोड़ा ये बोलना चाहूंगा, बगल में किसी घर में कार्यक्रम हो रहा है, मैं आवाज थोड़ी बहुत धीमी आ रही है। मैं इतना क्या चाहूंगा, बजरंग दल की जिम्मेदारी है अपने बहन बेटियों की सुरक्षा। मैं कानून से ऊपर नहीं हूं, फिर भी मैं इतना कहना चाहूंगा, इस तरह की अगर हमारे बहन बेटियों की अगर घर वापसी होती है, कम से कम अपने क्षेत्र के बजरंग दल से संपर्क करे, वो पूरी सुरक्षा देने की पूरी कोशिश करेगी, कानून के दायरे में रह के। इस तरह की हत्या दोबारा ना हो, इस तरह का कांड दोबारा ना हो। अगर मेरी बहन बेटी घर आना चाहती है, मेरे भाई मेरे घर आना चाहते हैं, मेरे पिता मेरे घर आना चाहते हैं, तो बजरंग दल उसका स्वागत करता है। हर पल हर जगह उनके लिए हम बजरंग दल खड़े हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जी, एच.एस. रावत साहब, दो यहां मेंटेलिटी समझ में आती है। एक मेंटेलिटी है जो धर्म छुपाकर धर्म परिवर्तित करवाने की को प्रोत्साहन देता है, पैसे देता है, प्रलोभन देता है। दूसरी तरफ कोई स्वतः अगर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है तो उसे फिर चाकुओं से गोदने की सलाह दी जा रही है और इस तरह की चीजें हो रही हैं। ये दो मॉड्यूल कैसे हैं, जरा विस्तार से बताइए इसको भाई। इसमें
ये वो मॉड्यूल इसके हैं। एक मॉड्यूल तो ये है कि उनकी जो पुरानी हदीसों के अंदर और कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि आप अल्लाह को ना मानने वाला कोई भी व्यक्ति अगर है तो वो काफिर है, और जो कोई मूर्ति पूजक है वो भी काफिर है, और उसको किसी भी कीमत पर आपको अल्लाह को मानने के लिए मजबूर करिए। नहीं मानता है तो उसकी गर्दन उड़ा दीजिए, इसमें अल्लाह प्रसन्न होगा, बेहतर हूरें आपको मिलेंगी और आप जन्नत में चले जाएंगे। एक विचारधारा तो ये है जो शुरू से चल रही है। मुगलों ने इसको जबरदस्ती इस्तेमाल किया, औरंगजेब ने किया, बाबर ने किया, हुमायूं ने किया, सब लोगों ने इसको किया। एक विचारधारा ये, अब वो वाली विचारधारा इस समय चल नहीं सकती, लेकिन दहशत तो उस विचारधारा से फैलाई जा सकती है, और उसी दहशत का परिणाम था जम्मू कश्मीर को हिंदू विहीन कर दिया, और वहां के जो जितने भी हिंदू थे या कश्मीरी ब्राह्मण थे उन सबको वहां से बाहर कर दिया गया। यानी एक तलवार AK-47 के दम पर इतनी दहशत फैला दो कि वो हिंदू डर जाए, और वही स्थिति अभी वेस्ट बंगाल के अंदर, केरल के अंदर, सहारनपुर के अंदर, मुजफ्फरनगर में, मेरठ के अंदर, इन सब जगहों पर वो शुरुआत हो चुकी है कि जहां मेजॉरिटी में ये इकट्ठे होते हैं, और वहीं पर फिर तलवार, वहीं पे काटने के साधन, वहीं पे बंदूकें, वहीं पे कट्टे निकाल लिए जाते हैं, तो आदमी दहशत में आ जाता है। दूसरी विचारधारा ये चल रही है कि अगर कोई भी धर्म परिवर्तन मुस्लिम करता है या कोई बहन बेटी करती है, उस लव जिहाद के साथ साथ उन्होंने ये भी कर रखा है, इतनी दहशत उनके अंदर भी डाल दो कि उनकी गर्दनें काट दो, उनको मार दो, काट दो, इतना डरा दो कि दोबारा कोई भी व्यक्ति मध्यम वर्गीय या बेचारा गरीब मुसलमान है वो धर्म परिवर्तन की सोच ही नहीं सकता। उनको ये पता है कि अगर मैं हिंदू बन भी गया तो कल को मुझे काट दिया जाएगा। इस दहशत को जब तक रोका नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, कानून के दायरे में, सख्ती के दायरे में, तब तक ये धर्म परिवर्तन को इस प्रकार से दोनों विचारधाराओं से। अविरल मलिक साहब, सवाल सिर्फ इतना सा है कि आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, तमाम चीजें सुधरी हैं, ठीक है, एक तरफ है, लेकिन उसके कहने के बावजूद उस वीडियो में वो कह रहा है कि हम कानपुर में परेशान रहे, फिर हम लखनऊ पहुंचे, फिर हम बदायूं पहुंचे, कई दिन फुटपाथ पर रहे। और सवाल इतना है कि इतनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था अगर है भी तो उसके बाद ये मॉड्यूल सक्रिय कैसे हैं? इनको ट्रेस क्यों नहीं किया जा रहा है? जी नहीं, देखिए, निश्चित रूप से किसी ना किसी स्तर पर इस मामले में पुलिस की ओर से त्रुटि रही होगी, और जहां भी जिस भी स्तर पे त्रुटि रही होगी तो निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, वो जांच के आधार पर होती है। अगर इसमें पुलिस की त्रुटि पाई जाएगी तो, और जहां तक विषय है समाजवादी पार्टी का, और जहां तक आपके प्रश्न का विषय है, तो समाजवादी पार्टी क्लियर करने को तैयार नहीं है, इनके प्रवक्ता क्लियर करने को तैयार नहीं है कि इनका क्या स्टैंड है घर वापसी के विषय पर, इनका क्या स्टैंड है कन्हैयालाल टेलर के मामले पर, उस घटना पर, इनका क्या स्टैंड है कश्मीरी पंडितों के विषय पर, इनका क्या स्टैंड है जिहादियों पर। ये जिहादियों के विषय पर कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि इनका वोट बैंक खिसक जाएगा, ये वोट बैंक को नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। और जहां तक विषय कानून व्यवस्था का और उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई माफिया नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, कोई गुंडा नहीं है, और किसी प्रकार की गुंडागर्दी को उत्तर प्रदेश की धरती पर किसी प्रकार से, किसी आधार पर बर्दाश्त किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब रही बात जिस प्रकार से जिहादियों का विषय है और घर वापसी का विषय है, तो जिस प्रकार से जिहादियों का एक मॉड्यूल है, एक गैंग चलता है, तो ये बहुत दुखद है, और निश्चित रूप से इस गैंग को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। अभिषेक सिंह साहब, मलिक साहब कह रहे हैं कि जब घर वापसी की बात आती है तो समाजवादी पार्टी के नेता नहीं बोलते हैं। मुझे जितना पता है अभिषेक सिंह भाई, जितनी बार हम जुड़ेंगे आप तो खुल के बोलते हैं, आज जरा बोलिए क्या बोलेंगे घर वापसी पर, कन्हैया लाल पर, जितने सवाल मलिक साहब कर रहे थे। अभिषेक भाई। अभिषेक जी, आवाज जा रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है? मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। चौधरी साहब, आवाज मिल रही है आपको? रमजान चौधरी साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आपका आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हैं आप प्लीज। चौधरी साहब जी, आवाज मिल रही है जी। इसी मॉड्यूल पर जो मैं सवाल कर रहा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, उसी पर मेरा आपसे जवाब है कि आप क्या ये मानेंगे कि ये मॉड्यूल चल रहा है, या आप अभी भी सारी गेंद जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले फेंक देंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो एक व्यवस्था है, इसमें कमी भी रह जाती है,
और जैसे मलिक साहब ने कहा कि कुछ त्रुटि रही होगी उसके दुरुस्त कर लिया जाएगा। दूसरा, इंसान की मानसिक प्रवृत्ति होती है, उसका मैं समझता हूं कि उसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। जिस तरह से पहलू को मारा गया, नासिर जुनैद को मारा गया, अंसारी को मारा गया, मुइन को मारा गया, आसिफ को मारा गया, क्या उनका ताल्लुक मजहब से हम ये मान के चल दें कि हिंदू धर्म हमारा खराब है? नहीं है। कुछ लोग अरशद जैसी मानसिकता किस विषय पे मारा गया, जिनके अंदर प्लीज क्लियर कीजिए। पहलू को मारा गया, जुनैद को मारा गया, नासिर जुनैद को जला दिया गया, आसिफ को पटौदी में मारा गया और नूह जिले में मारा गया नईम को। ये सब ऐसे लोग हैं, क्या हम ये मान के चलें कि जिन हिंदुओं ने उनको गाड़ी में बोलेरो में जला दिया वो उसकी वजह से हिंदू धर्म खराब हो जाएगा? ये मनोविज्ञान के तौर पर मनोवैज्ञानिक स्थिति नहीं, देखिए आप दो चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। एक तरफ अपराध है, दूसरी तरफ वो स्वतः धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें हिंदू धर्म में शामिल होना। जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो किया गया वो सही नहीं है, लेकिन क्या वो लोग गौकशी के उसमें शामिल नहीं थे? क्या वो गौवंश को ले जा नहीं रहे थे? उस पहलू पर मत जाइए रमजान चौधरी साहब, वो एक लंबी फिर कहानी शुरू हो जाएगी। मेरा सब सवाल इतना सा है कि जो व्यक्ति खुद उस धर्म का होने के बाद ये कह रहा है कि हमारी बस्ती में पूरा गिरोह चलाया जा रहा है, सभी को डराया धमकाया जा रहा है, इस पर बोलने से क्यों डर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल नहीं डरता अगर उन्होंने उनको रोका है। मैं कहता हूं अगर किसी ने भी उनको धर्म परिवर्तन से रोका है तो वो कानून संविधान के विरुद्ध है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे संविधान में, देश के कानून में ये व्यवस्था है कि कोई। अरे रमजान चौधरी साहब, कल इन्हीं पर अगर बुलडोजर चलेगा, आप ही मेरी डिबेट में बैठ के कहेंगे कि पीला पंजा चल रहा है, कानून का राज खत्म हो गया है, यहां तो कोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। बुलडोजर का चलना भी कोई न्याय संगत नहीं है और कानून के सम्मत नहीं है। अगर वो भी गलत चलेगा तो इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो बुलडोजर पहुंच जाएगा, चाहे कोई भी हो। जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर है तो बुलडोजर निश्चित रूप से पहुंचेगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं, कोई दो राय नहीं है। अगर गलत कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, अवैध तौर पर कंस्ट्रक्शन किया है, तो निश्चित रूप से बुलडोजर चलना चाहिए। समय की मेरे पास बहुत कमी है। एच.एस. रावत साहब, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मैं सरकार से यही कहूंगा कि जो लोग स्वतः धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं उनको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म ऐसा खोलना चाहिए कि वो फॉर्म फिलअप करें, डीएम के पास जाएं और उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। दूसरी चीज, जो जिहादी किस्म के लोग हैं, जो इस प्रकार के अरशद जैसे लोग हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए और कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है, जिससे इनके अंदर एक दहशत बने, भय बने और ये आगे इस प्रकार की कार्रवाई ना करें। राकेश प्रजापति जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया था कि इस तरीके के लोग मनोवैज्ञानिक रूप से क्षतिग्रस्त होते हैं और ये घटना निश्चित रूप से गलत है और जिसकी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन आप अभी अब्दुल मलिक जी खुद ही कह रहे थे कि वो कानपुर गया, लखनऊ गया, बदायूं गया, वहां उसे न्याय नहीं मिला। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। सारी जांच एजेंसियां, चाहे वो एलआई हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, सारी फेल हो चुकी है। किसी भी न्याय मांगने के लिए थाने में जाने पर किसी की एफआईआर नहीं लिखी जाती है और थाने और कचहरी भ्रष्टाचार के बड़े अड्डे बन चुके हैं। मलिक साहब, फाइनल कमेंट। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है जिहादियों का, आतंकवादियों का, खालिस्तानियों का, एंटी सोशल एलिमेंट्स का, राष्ट्र विरोधी तत्वों का, राष्ट्रद्रोही तत्वों का, तो निश्चित रूप से सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के माध्यम से स्पष्ट संदेश मैं देना चाहूंगा, वो अपना बोरिया बिस्तर बांधे और इस देश से निकल ले, बाहर का रास्ता देखें। इस देश में रहना है तो जय संविधान कहना है, संविधान के आधार पर चलना है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आधार पर चलना पड़ेगा। इस बात को उन्हें क्लियर कट जान लेना चाहिए। कानून व्यवस्था को मानना पड़ेगा, कोर्ट्स को मानना पड़ेगा, जुडिशरी और एक फर्क भी समझना चाहिए कि एक तरफ प्रलोभन देके धर्म परिवर्तन कराना और दूसरी तरफ स्वतः धर्म परिवर्तन करने के लिए अगर कोई परिवार विवश है तो उसको भी समझना चाहिए। राकेश प्रजापति साहब, मलिक साहब, एच.एस. रावत जी, रमजान चौधरी साहब, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, आज चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। सवाल आखिर यही छोड़ जा रहा हूं कि अरशद ने जो सवाल खड़े किए हैं, अरशद का एक्शन कुछ भी हो सकता है, वो कतई सही नहीं है, लेकिन जो सवाल उस पूरे मॉड्यूल के खिलाफ खड़े किए हैं, जो सक्रिय है आज भी इस स्तर पर जाने के लिए कि एक परिवार की 4 बहनों और मां का अगर कत्ल हो रहा है तो किस विवशता तक उस परिवार को पहुंचाया गया होगा। आज रणक्षेत्र में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।